नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे नोट कर लें। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से और साथ ही तेजस श्रीग्रेकर हैं एंजल वन से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। और साथ ही जो भी किसान भाई हमें अभी देख रहे हैं उनके लिए एक अहम अपडेट ये है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके जो भी दिक्कतें हैं उसको कोशिश करेंगे देश तक पहुंचे, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचे। हमारा नंबर वही है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना वीडियो बनाकर या नॉर्मल मैसेज के जरिए भी आप हमें भेज सकते हैं। हालांकि लगातार हमारे साथ कई सारे किसान हैं जो अपनी दिक्कतें साझा करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके उन सारे किसानों को शामिल करें। मुरली शिंदे हैं, इन्होंने अपनी जो शिकायत है इन्होंने भेजा है। ये मराठवाड़ा इलाके से आते हैं, महाराष्ट्र के, और ये हल्दी का एक बड़ा बेल्ट भी है और हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स वहाँ पे लगातार सवाल भी भेजते हैं। इनकी समस्या ये है कि बारिश की अनियमितता के चलते खरीफ सीजन पर काफ़ी असर हो रहा है और मराठवाड़ा में बुआई काफ़ी धीमी हो गई है। और हालांकि हम खरीफ के जो नंबर दिखा रहे हैं उनको लगता है कि ये ऑल ओवर इंडिया के जो नंबर है वो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मराठवाड़ा में अभी भी बहुत तेज़ी से खरीफ सीजन की बुआई नहीं हो पा रही है। इनका ये कहना है अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलों को नुकसान हो सकता है। तो मराठवाड़ा के ये किसान हैं, उनकी ये समस्याएं हैं। तो ये जो भी पॉलिसी मेकर्स हो या जो फसल बीमा करने वाली जो कंपनियां हो उनके लिए भी अहम अपडेट है कि महाराष्ट्र का मराठवाड़ा का एरिया जहां पर बारिश की काफ़ी दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। उसी आधार पर भी आप आगे का फैसला लें। एक और किसान है, इनका नाम है सतीश चंद्र गुप्ता। ये कृषि विभाग के सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का। किसानों के साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा है, इनका आरोप ये है, और किसानों की अनदेखी हो रही है। इन्होंने ये भी लिखा है, साथ ही ये भी कहा है कि उनके इलाके में जो लोग हैं जो कि कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, ये बागवानी के लिए पौधे इन्हें उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो एक समस्या है किसान की, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए दे। तो दो दिक्कतें हैं आज जो हमने शेयर किया प्लेटफॉर्म के जरिए। एक तो ये कि मराठवाड़ा के इलाके में जिस तरह की मानसून की बारिश की उम्मीद की जा रही है अब तक नहीं हुई है, काफ़ी कम बारिश हुई है, उससे बुआई में काफ़ी देरी हो रही है और अगर आगे भी स्थिति ये रही तो ये बुआई पिछड़ सकती है। और दूसरा जो सरकारी कर्मचारी के भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने सवाल उठाए हैं सतीश चंद्रा जी ने, और उनका कहना है कि बागवानी के लिए पौधे उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने बाकी दर्शकों के सवाल लें, लेकिन उससे पहले आज हम एक सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सेगमेंट का हमारा मकसद है कि आपको अवेयर करना। छोटा सा सेगमेंट है और इसका नाम हमने दिया है कमोडिटी ऑप्शंस मास्टर क्लास। तो कमोडिटी ऑप्शंस मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज इस मास्टर क्लास के जो टीचर हैं वो नितिन केडिया हैं, केडिया कमोडिटी से, माफ़ कीजिएगा नितिन केडिया है, केडिया फिनकॉर्प से। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले मैं एक बेसिक के साथ शुरू करना चाह रहा हूँ। अगर कोई बायर है उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ऑप्शंस बायर के लिए, कुछ शुरुआती टिप्स दे दीजिए सर। नमस्कार विश्वमन जी, आपको आपकी पूरी टीम को जो है ये नए सेगमेंट की बहुत बहुत बधाई हो जो आप लोगों ने शुरू किया है, और इससे देश के जितने भी ट्रेडर्स हैं और जो ज्वेलर्स बंधु हैं हमारे, डेफिनेटली उनको जो है वो फायदा मिलेगा। तो ऑप्शन बायर को जो सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखना चाहिए वो दो है। पहला, जैसे पुराने जमाने में हम कहानियां सुनते थे और ये हमको बताया जाता था कि एक शैतान होता है और शैतान की जो जान होती थी वो एक तोते में होती थी। सिमिलरली जो ऑप्शंस की जान होती है वो उसकी आईवीज में होती है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में होती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितनी चल रही है। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 23 या 24 के ऊपर है तो हमें उसको बाय करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी नीचे आती है तो गेम जो है वो आपके टूटने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी जो आपको ध्यान रखनी है कि सपोज मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन प्रीमियम बाय किया और उसका प्रीमियम आपने 800 रुपए दे दिया।
अगर कभी भी उसका प्रीमियम 50% टूट जाता है, यानी अगर वो 400 रुपए के नीचे आ जाता है, तो आप तुरंत उससे एग्जिट हो जाइए, क्योंकि 90% ऑप्शंस जो होते हैं वो अगर अपनी ओपनिंग डे के 50% नीचे आ जाते हैं तो वो जनरली जीरो पे जाके एक्सपायर होते हैं। विश्वमोहन जी, साइड वॉलिडिटी का ध्यान जरूर आप रखिएगा, जब भी आप ट्रेड करें तो आईवी आप जरूर एक बार चेक कर ले। सर हम एक और चीज, अगर कोई सेल करना चाहता है उनको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सेलर्स के लिए रिस्क काफी ज्यादा होते हैं। मैं बहुत बेसिक से नहीं जा रहा हूँ, ग्राफिक्स के जरिए वो सारे ग्राफिक दिखा रहा हूँ, लेकिन सेलर्स के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। देखिए सेलर्स का जो होता है उनको भी सिमिलरली आईवीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम बाय करते टाइम हायर आईवीज पे हमें बाय नहीं करना चाहिए। तो सिमिलरली क्या होता है कि जब लिक्विडिटी बड़ी हाई होती है तो उस समय आईवीज जो है वो लंबे समय तक लोअर साइड में रहती है, और वो लोअर साइड की आईवीज में जब हमको सेलिंग करने की आदत हो जाती है विश्वमोहन जी, तो एक छोटा सा भी रिस्क आता है, तो वहां पे ऑप्शंस की शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो आईवीज होती है उनमें 40 to 50% का जंप आ जाता है। और उस एक पर्टिकुलर जंप पे हम देखते हैं कि कई सारे जो ऑप्शन डेस्क होती है वो बैंकरप्ट हो जाती है। तो जो ऑप्शन सेलिंग है उसमें आपको मौके का इंतजार करना चाहिए, और जब सही मौका है और जब आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे 22 के ऊपर आईवीज आना शुरू हो गई हैं और अब जो है वो ऑप्शन को शॉर्ट करने का एक मौका है, वहां पे आप उसको शॉर्ट करके चलिए। और जहां तक पॉसिबल हो सके, अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो उसके स्प्रेड में या उसके हेजिंग में आप दूर का कोई आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट जो भी है उसको आप बाय करके अगर चलेंगे तो आपको डेफिनेटली जो आपका रिस्क होता है वो कम हो जाता है, और राइटिंग में फिर आप लंबे समय तक पैसा बना सकते हैं। विश्वमोहन जी, सर आप यहाँ पे ज्वेलर एसोसिएशन या जेजीएफ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और केडिया फिनकॉर्प से है, तो मैं ज्वेलर्स के लिए क्या बेहतर होगा? क्या यहाँ पर ऑप्शंस बाई करना उनके लिए बेहतर होगा या सेल करना ज़्यादा अच्छी रणनीति होगी? क्योंकि उनके पास हाजिर में स्टॉक है, उनके लिए हेजिंग सबसे ज़रूरी है, और आपको लाने का मकसद ही यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलर्स को जागरूक करें, उनको भी बताएं कि ऑप्शंस की क्या खूबियाँ होती है, कैसे वो अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के जरिए। विश्वमोहन जी, ज्वेलरी इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा दर्द होता है वो ये होता है तेजी के समय में जब हम अनफिक्स के अंदर बाइंग कर लेते हैं। क्योंकि सपोज मान लीजिए मैंने 97 या 96,000 पे जो है अनफिक्स के टाइम पे बाय कर लिया, इस एंटिसिपेशन के साथ में कि प्राइस जब नीचे आएगा तो मैं भाव फिक्स कर लूंगा, ताकि जो मेरा बेनिफिट है वो नीचे के भाव का मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने 97 पे अनफिक्स बाय किया और भाव 99 हो गया है, या मान लीजिए 1 लाख हो गया, तो मुझे जो डिफरेंस है पैसे का वो भरना पड़ता है। और उस केस में क्या होता है, मेरा कैश फ्लो गड़बड़ाने लगता है, और इन केसेस में हमने कई सारे ज्वेलर्स को बैंकरप्ट होते हुए भी देखा है। तो उससे बचने का सबसे बेस्ट उपाय ये है कि जिस समय आपने सपोज मान लीजिए 97,000 पे अनफिक्स लिया है, तो आप सबसे पहले 96,500 का, यानी उससे 500 रुपए नीचे का पुट ऑप्शन जो है वो आप सबसे पहले सेल कर दें। पुट ऑप्शन सेल करने से क्या होता है कि अगर आप बाजार में तेजी आती है तो उस तेजी के केस में वो जो प्रीमियम है आपका वो आपको रिसीव हो जाता है, तो आपका जो कैश फ्लो है वो उतनी तेजी से गड़बड़ाता नहीं है। दूसरा, अगर आप स्टॉक लेके चल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक जो है वो मेरा पड़ा हुआ है, खाली टर्नओवर घूम रहा है, उसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो उस केस में आप करंट भाव से, जब मंथ एक्सपायरी ओपन होती है, जब नया महीना ओपन होता है, तो उस नए महीने के समय आप 4 से 5% ऊपर के ओटीएम जो है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन जो है, वो आप सेल कर सकते हैं। उसका जो प्रीमियम होता है वो 0.5% से 5% के बीच में होता है, यानी आपका साल का 6 से 8% जो है वो आपका रखा हुआ स्टॉक भी आपको पैसा देके जाता है। विश्वमोहन जी, आखिरी सवाल, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत सारे दर्शक हैं, उनके सवाल भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, लगातार मास्टर क्लास चलती रहेगी और आप आते रहेंगे और बाकी एक्सपर्ट्स भी आते रहेंगे। सर गोल्ड और सिल्वर में आज किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए? अगर ऑप्शंस में किसी को एंट्री करनी है, ऑप्शंस के जरिए प्ले करना है मार्केट को, तो कैसे प्ले करें सर? देखिए गोल्ड में अभी चूंकि जो है वो डेटा एक आने वाला है, और उस डेटा के बाद जो है एक वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, और ये वोलेटिलिटी 1,000 रुपए से 2,000 रुपए के बीच में जा सकती है। तो मेरा मानना है कि आप कॉल और पुट दोनों बाय करके काम कर सकते हैं। 99,000 का गोल्ड मिनी का आप कॉल बाय करिए 564 रुपीज में, और 97,000 का आप पुट बाय करिए 702 रुपए में। कुल मिला के आपको 1,264 रुपए का प्रीमियम देना है, यानी 12,500 से 12,600 रुपए की आपकी कॉस्टिंग आएगी। और अगर डेटा के बाद 1,000 से 1,200 रुपए का आपका मूवमेंट आता है किसी भी साइड में, तो ये जो आपने 1,200 रुपए दिए हैं इसकी कीमत बढ़ के 1,700 से 1,800 रुपए हो जाएगी, यानी आपका 12,000 रुपए के ऊपर 4 से 5,000 रुपए के प्रॉफिट आने की संभावनाएं होती है। स्टॉप लॉस जो है वो आपको इसमें 900 रुपीज का रखना है, यानी कॉल और पुट दोनों मिला के अगर 900 रुपए हो जाता है तो आप निकल जाए। सिल्वर की अगर मैं विश्वमन जी बात करूं तो लोअर हाई लोअर लोस जो है वो कंटिन्यूअस छोटे चार्ट के ऊपर बन रहे हैं, जो ये बता रहा है
कि एक शॉर्ट टर्म के लिए हम प्रॉफिट बुकिंग सिल्वर के अंदर देख रहे हैं। तो 1,12,000 का पुट ऑप्शन अभी चल रहा है 2,000 रुपए का। आप 2,200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर सकते हैं। नीचे में ये हमको सॉरी, आप 1,800 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर सकते हैं। ऊपर में ये हमें 2,700 से 2,800 रुपए तक मिल सकता है। विश्वमोहन जी, सिल्वर के लिए ये है और गोल्ड के लिए अच्छी स्ट्रेटजी ये है क्योंकि यूएससीपीआई डेटा से पहले आप यहाँ पे कॉल और पुट दोनों खरीद सकते हैं एक साथ, तो आपकी हेजिंग हो जाएगी और जब एक्शन बढ़ेगा तो एक साइड के डबल होने के चांसेस है। अगर डबल नहीं भी हुए तो दोनों के प्रीमियम जितने आपको मिलते रहेंगे उसके आपके टोटल कॉस्टिंग से ज़रूर ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक अच्छी हेजिंग रणनीति नितिन जी की तरफ से दी गई है। शुक्रिया नितिन जी, मास्टर क्लास आगे भी जारी रखेंगे और ये इस प्रोग्राम में आपने योगदान दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद सिर्फ दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं, मनोज जी और तेजस जी। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। और सबसे पहले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। महेश अग्रवाल हैं, सोने में आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? तेजस जी, क्या आज करना चाहिए सोने में? यहाँ पे ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं जो सेंटिमेंट है, जो इंटरनेशनल लेवल से क्रूज है, जो सारे की सारे इम्पैक्ट कर रहे हैं सारे प्राइजेस को। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आखिरी 2 दिन से जिस हिसाब से तेजी चालू थी, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। तो 98,050 और 98,070 के रेंज की मिलती है, तो यहाँ पे आपको गोल्ड को सेल करके चलना चाहिए। 98,320 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा। ऊपरी लेवल में आपको ये जो लेवल मिलेंगे, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपको सेल ऑफ के साइड में आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको टारगेट बन के आएगा 97,500 के। एज वेल एज को ध्यान देना पड़ेगा कि इवनिंग सेशन में भी डेटा जो है लाइनअप है, तो उसका इम्पैक्ट जो है प्राइजेस लोअर लेवल पे जाने के बाद में एक बाउंस बैक भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन फिलहाल के लिए जो सेंटिमेंट बन के आ रहा है और सेल ऑन राइज की है। से पहले कोशिश करेगा रिस्क ना ले सकते तो निकल भी जाए, ये भी करना चाहिए सेल कॉल से, क्योंकि दोनों तरफ के मूव देखने को मिल सकते हैं। राकेश हैं एमपी से, सोने में अभी खरीदारी करनी चाहिए या नहीं? मनोज जी, काफी देरी से आया हूं, माफी चाहता हूं उसके लिए। क्या करना चाहिए, अभी खरीदारी करें या रुकें? नमस्कार विश्वमोहन जी, मेरा मानना है कि यहाँ पे डेटा का वेट करना चाहिए और डेटा के बाद यहाँ पे एक बार जो है फिर पोजीशन ली जा सकती है। हमारा मानना है कि एक जो रेंज बाउंड मूवमेंट है 97,100 से 98,300 का रह सकता है। तो डेटा के बाद ही पोजीशन बनाए 97,500 के अराउंड बाय कर सकते हैं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का। 98,300 के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस 97,100 का रखें। है चांदी में मौजूदा भाव पे खरीदारी करें या नहीं? मनोज जी, मौजूदा भाव में चांदी खरीदे या नहीं खरीदे? वेट करना चाहिए विश्वमोहन जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे एक बार डेटा को देखें और डेटा के बाद ही रणनीति बनाएं। और चांदी में भी यहाँ पे डिप्स आते हैं 1,11,800 के आसपास, तो वहां पे बाय कर सकते हैं, मौजूदा भाव पे ना करें। स्टॉप लॉस वहां पे नीचे में 1,10,800 के आसपास का रखना चाहिए। ऊपर में लक्ष्य यहाँ भी 1,14,000 तक के रखे जा सकते हैं। अरविंद जैन है, चांदी में मुनाफा वसूली करे या रुकना बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है? तेजस जी, क्या करना चाहिए चांदी में, आपके लिहाज से क्या राय है? देखिए, जो हिसाब से प्राइजेस रेंज बाउंड हो रही है, वो हिसाब से यहाँ पे फिलहाल के लिए आप देख सकते हो तो अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है जो सेल ऑन राइज की है। ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले समय में भी जो सिल्वर का मोमेंटम है वो तेजी भरा ही है। शॉर्ट टर्म के लिए आप देख रहे हो या इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की राय रहेगी। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि 1,12,800 के यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। 1,13,800 के यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1,13,300 से लेके 1,11,300 से लेके 1,10,800 तक के टारगेट बनेंगे लोअर लेवल पे। परवीन है हिसार से, 1,14,300 के भाव पर चांदी में 5 लॉट बिकवाली की है, क्या करना चाहिए? मनोज जी, कल की तेजी में इन्होंने बेचा होगा, 5 लॉट बेचा है, क्या करना चाहिए? सेल पोजीशन में बने रहे क्या चांदी में? देखिए, यहाँ पे अगर इनका शॉर्ट टर्म के लिए नजरिया है तो एक बार मुनाफा वसूली कर लें, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। अगर ये इन्होंने पोजिशनल लिहाज से बेचा है तो अपनी जो सेलिंग प्राइस है उसका एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। नीचे में कहीं भी कीमतें 1,11,500 के आसपास आए तो वहां पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। अगले दर्शक हमारे साथ हसमुख हैं अहमदाबाद से, नेचुरल गैस में ऑप्शंस की स्ट्रेटजी क्या होगी? मनोज जी, ऑप्शंस में कोई स्ट्रेटजी है क्या एनजी में?
नेचुरल गैस में बहुत ही दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है विश्वमोहन जी, तो बेहतर होगा कि ऑप्शन की रणनीति यहाँ पे अवॉइड करें। फ्यूचर में अगर कीमतें 288 के आसपास आती है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की, तो वहां पे बाय कर सकते हैं 282 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 300 तक के जो लक्ष्य वो रखे जा सकते हैं। यहाँ पे एक मूवमेंट जो है रेंज बाउंड 282 से 300 का भी बना रहेगा नेचुरल गैस। दर्शक हमारे साथ हैं, हर्ष हैं जयपुर से, ये भी नेचुरल गैस में ही जाना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। तेजस जी, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? देखेंगे ये जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है वहाँ से ही सेलिंग प्रेशर जो है कंटिन्यू बेसिस पे दिखा था। आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइसेस सपोज बाउंस बैक करती है 295 से 297 की, तो यहाँ पे आपको एक बार के लिए बिकवाली के बारे में आप सोच सकते हो। और इसके साथ में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 308 का। यहाँ पे टारगेट बनेंगे 284 से लेके 280 के। पहले दर्शक हमारे साथ क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करें? मनोज जी, कॉपर में क्या आउटलुक है आपका? यहाँ भी एक दायरे का ही ट्रेड जो है वो बना रहेगा विश्वमोहन जी। हमारा मानना है कि 874 से 892 का रेंज रह सकता है। अगर आज यहाँ इनको कोई रणनीति बनानी है डेटा के समय, अगर थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है, 878 के आसपास वहां बाय कर सकते हैं 888 के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 874 का रखना चाहिए। ओके, अगर कॉपर के अलावा और कोई मेटल जहां आप बेट लगाने की सलाह देंगे मनोज जी, आपकी राय पूरे ही ओवरऑल पैक पर? एल्यूमिनियम यहाँ पे ज्यादा बेहतर लगता है विश्वमोहन जी। हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन ये कमोडिटी दिखा रही है, तो 248 के स्तर पे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं 246.5 के स्टॉप लॉस से, और यहाँ भी लक्ष्य 251 तक के रखे जा सकते हैं। तेजस जी, आपका ओवरऑल आउटलुक कॉपर और बाकी मेटल्स पर? देखेंगे तो बेस मेटल सारे के सारे जो है अंडर प्रेशर है, और इसमें देख रहे हैं कि हम लोग सारे जो टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव्स है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूज है। सारे मूविंग एवरेज जो है क्रॉसओवर हो चुके हैं और सेलिंग प्रेशर उसी तरीके से और कंटिन्यू होते जा रहा है। इवन कॉपर की कंटिन्यूसली बात करेंगे तो हम लोग गए तो 2-3 दिन से जो है वो 880 का जो लेवल था स्ट्रांगली एकदम पकड़ के रखा था, लेकिन कल के सेशन में इसमें थोड़ा सा ब्रीच आउट हुआ है लेवल्स को, और करंटली ये प्राइसेस भी उसी दौर पे चल रही है। सपोज ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहेगा और 878 का लेवल ब्रीच होता है, तो यहाँ पे हम लोग निचले की जो गिरावट जो देखेंगे वो करीबन 870 तक के लेवल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। क्रूड पर मनोज जी क्या लग रहा है, क्या आउटलुक है यहाँ पर? जिस तरह से यहाँ पे जो यूएस ने रशिया को सैंक्शन के लिए 50 दिन का एक मोहलत दिया है, उसके बाद हमने ऊपरी लेवल से कल एक अच्छी मुनाफा वसूली देखी थी, लेकिन हमारा मानना है कि 5650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कच्चे तेल के लिए भी बना हुआ है, और हमने निचले स्तरों से आज फिर एक वहां पे रिकवरी बनती हुई देखी है। डेटा के समय अगर यहाँ भी अगर थोड़ा सा डिप आता है 5680 के आसपास, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 5635 का रखना चाहिए, और 5770 तक के लक्ष्य वहां रखे जा सकते। क्या है तेजस जी? नेशनल लेवल से जिस हिसाब से WT कल के दिन में जो मोमेंटम करी थी तो 70 की लेवल क्रॉस होते हुए डॉलर में अच्छी तरह से एक सेलिंग दिखी थी, और यहाँ पे प्राइसेस जो है 66-65 के रेंज में ही चल रही है। और फिलहाल के लिए हम लोग देखेंगे कि जून जुलाई का जो ट्रेंड शुरू हुआ था जहाँ पे $55 से मार्केट में तेजी पकड़ी हुई थी, उसी दौरान पे यहाँ पे हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में करंट मार्केट में MCX पे भी देख रहे हैं प्राइसेस जो अच्छी खासी तरीके से 5500 को होल्ड किया हुआ था। लेकिन करंटली सिंस फ्रॉम द यस्टरडे सेशन मार्केट में एक अच्छी खासी एक सेलिंग आई हुई है विद द वॉल्यूम आई है, तो यहाँ पे करेक्शन की संभावना काफी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो कंटिन्यू हायर है जो बन रहे थे उसमें जो ब्रीच आउट हुए लेवल्स नीचे की, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने वाले समय हम लोग को गहराता हुआ दिख सकता है। तो करंट लेवल पे हम लोग देख सकते हैं कि प्राइसेस इसी तरह से चलती रहेगी और सस्टेन हो नहीं सकती है ऊपर की लेवल के, तो यहाँ पे एक सेलिंग की राय रहेगी। तो करीबन आपको 5770 5780 की लेवल मिलती है तो आपको सेलिंग की राय रहेगी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना आएगा 5880 का, टारगेट बनेंगे 5550 से लेके 5500 के। चलिए अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। ग्वार में आज अच्छी तेजी बनी है मनोज जी, ये तेजी कंटिन्यू होगी क्या आगे भी? ग्वार सीट में हमने बड़े समय के बाद आज वॉल्यूम के साथ जो है तेजी आते हुए देखी है, और 5350 यहाँ काफी समय से रेजिस्टेंस था, आज उसके ऊपर कीमतें निकलती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है 5440 5450 वहां तक के स्तर एक बार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऊपरी लेवल्स पे यहाँ मुनाफा वसूली की सलाह लॉन्ग की पोजीशन में रहेगी। ये सलाह है ग्वार को लेकर। शुक्रिया मनोज जी आपका, तेजस जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। कमोडिटी फटाफट को यही समेटेंगे, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ।